हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ जो कि है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल थे। अभी है 12 शेड्यूल। 4 शेड्यूल जो है ऐड हुए बाद में। ठीक है, तो हम शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें दिया हुआ है नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर जुरिडिक्शन। ठीक है, स्टेट और उसका जुरिडिक्शन, उसका जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में। ठीक है, सेकेंड जैसे अपन बोलते हैं कि 2 रोटी, ठीक है, और 2 रोटी 3 कस्में, इस हिसाब से 2 रोटी मतलब सेकंड में सैलरी है, रोटी मतलब सैलरी। ठीक है, तो इस चीज़ में याद रखना है हमको कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंगल हाउस है तो, और 2 हाउस है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस काउंसिल के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, एंड जज में सुप्रीम कोर्ट का जज एंड हाई कोर्ट का जज एंड कैग की सैलरी के बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। उसके अलावा कोई भी अदर मेंबर, अटॉर्नी जनरल हो गया या फिर यूपीएससी का मेंबर हो गया, उनके सैलरी के बारे में यहाँ पे इस शेड्यूल में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में हम ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, ओथ जैसे हम 3 कस्में, अमिताभ बच्चन की फिल्म भी है 3 कस्में जिसका नाम है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, इसलिए अपन सेकंड से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी याद रखना है हमको कि एमपी, एमएलए, ठीक है, और इसके जो कैंडिडेट है मतलब जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है उनकी भी ओथ होती है सेपरेट। ठीक है, एमपी, एमएलए। और एक चीज़ याद रखना कि अगर एमपी, एमएलए बनने के बाद अगर उसको मिनिस्टर का पोस्ट मिलता है, ठीक है, तो जैसे यूनियन में रहेगा तो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट में रहेगा तो स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, तो उसका अलग से ओथ होता है। तो मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, ठीक है, प्लस कैंडिडेट जो अगर इलेक्शन के लिए खड़े भी हो रहे तो उस समय भी पहले एक ओथ होती है। ठीक है, और फिर आप जीत गए तो फिर एमपी और एमएलए की डिफरेंट अलग से ओथ होती है। ठीक है, फिर जज है तो जज में भी सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज, ठीक है, एंड कैग। ठीक है, कैग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैग जो है मतलब ये दोनों इसमें है। ठीक है, इसलिए कैग का बहुत बार पूछ लेता है कि किस इसमें है या किस इसमें नहीं है। ठीक है, और फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, उसके बारे में बताया गया कि कितने कितने मेंबर स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से जाएंगे राज्यसभा में। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पे। फिफ्थ शेड्यूल पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और उसके बाद हाँ यही सेम चीज़ है, लेकिन याद रखना कि इसमें सिर्फ कोई स्पेशल एरिया के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ शेड्यूल एरियाज़ के बारे में जिक्र है कि कोई स्पेशल जगह का नाम नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे अमैत्रिमी मैंने इसके ट्रिक बनाया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है उसके नाम एम से है, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, तो हम कन्फ्यूज़ ना हो। तो एम ई से मेघालय होगा, ट्री से त्रिपुरा, मिजोरम, अ से असम। तो यहाँ 4 स्टेट है, उसके नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, और फिर 7 शेड्यूल में आते हैं तो इसमें लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में भी फिर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में भी क्या हुआ कि टाइम पे अमेंडमेंट्स हुए तो इनके सब्जेक्ट जो है चेंज होते गए। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे 97 सब्जेक्ट थे पहले पे 100, तो वैसे सब्जेक्ट जिस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, 66 सब्जेक्ट थे पहले, अब 61 कम हो गए इसमें से। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, कोई भी लॉ, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर यूनियन का लॉ होगा, वो सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें 47 थे पहले, 52 हो गए। एक चीज़ और पूछता है कभी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 5 जो सब्जेक्ट्स है जो यूनियन लिस्ट के स्टेट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए, उसमें मेजर हमको जो पूछता है एग्ज़ाम में वो एजुकेशन है एंड फॉरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरे भी है 3 वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 8th में लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में ऐसा है कि लैंग्वेज में टोटल 14 लैंग्वेजेस दी थी पहले, अब बढ़ा के 22 लैंग्वेजेस हो गए। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ें, इसमें भी 3 अमेंडमेंट हुए हैं, उसके फर्दर फिर वो लैंग्वेज ऐड की गई है। एक चीज़ याद रखना कि कभी मतलब जैसे इसके ईयर्स पूछने के कम चांसेस है, सिर्फ हमको अमेंडमेंट पूछ सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिससे लैंग्वेज ऐड हुई है। तो मोस्टली सिंधी पूछता है कभी, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुई है। ठीक है, फिर नमक यानी नेपाली,
मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। ये साथ में नमक करके याद रखते हैं, ट्रिक है इसकी नमक। तो ये 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ठीक है। अब BDMS, तो BDMS साथ में हमको याद रखना है क्योंकि इसका जैसे लैंग्वेज भी आपको साथ में याद रहेगी, बोडो, डोंगरी, मैताली, संथली, ठीक है। मैताली उधर बिहार असम साइड है और संथल भी उधर ही है, ठीक है। तो BDMS करके याद रखना है, बोडो, डोंगरी, मैताली, संथली, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ठीक है। एक और चीज़ कभी एग्जाम में बहुत सारी चीज़ पूछ लेता है कि इंग्लिश जो है ऐड, इंग्लिश है क्या नहीं है इस 22 लैंग्वेजेस या 14 लैंग्वेजेस में, ये इंग्लिश है या नहीं है। तो इंग्लिश याद रखना कि ये नहीं है, ठीक है। और उर्दू भी पूछ लेता है कभी कभी कि उर्दू है या नहीं है, ठीक है। तो उर्दू है, याद रखना है। और नेपाली ऐसा है कि नेपाली एकमात्र जो फॉरेन मतलब आउटसाइड इंडिया की बॉर्डर से जॉइंट है, तो एकमात्र ऐसी है कि नेपाली ऐड है, ठीक है। भूटानी नहीं है इसमें, सिर्फ नेपाली ऐड है, ठीक है, याद रखना है। फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स है। हाँ, एक और चीज़ याद रखना है कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हमको कैसे याद रखें हम कि 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है। तो लैंग्वेज में अगर आप लेटर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 8 लेटर से 8 शेड्यूल, ठीक है। वैसे जैसे हम यहाँ रोटी याद रखें, 2 रोटी 3 कस्में, ठीक है। और कुछ चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल है ट्रिक, तो फिर कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। 9 में लैंड रिफॉर्म्स है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1951, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल थे, लेकिन 9th जो पहला शेड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है, वो 1951 में ऐड हुआ है, वो भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। सेकंड जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से ऐड हुआ है, ठीक है। 10 शेड्यूल में, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 2 10 52, तो ये 10th शेड्यूल में, ठीक है। ऐसे ये ट्रिक करके याद रख सकते हैं। हाँ, फिर 11th शेड्यूल में पंचायत, ठीक है। तो पंचायत में टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब्जेक्ट्स वही है जिन पे ये मतलब उस पर फंक्शंस कहना चाहिए, उनके फंक्शंस पे वर्क करते ये, ठीक है। तो पंचायत 11 है, जैसे 9 + 2 11, तो 11 शेड्यूल ऐसा करके याद रखते हैं। 29 सब्जेक्ट्स है, 11 शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 73 थर्ड अमेंडमेंट 1992 है, इससे पंचायत जो है ओरिजिनली ऐड नहीं थी, तो इससे ऐड हुआ इस अमेंडमेंट से, ठीक है। ये पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करके हम इसको समझते हैं, ऐसा कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ है इससे, ये ऐड होने से, ठीक है। म्यूनसिपालिटी भी सेम है, 74th अमेंडमेंट 1992 है, ठीक है। और म्यूनसिपालिटी में भी 18 सब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि म्यूनसिपालिटी में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो 12 से 18 मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना काम होता है, इसलिए हम म्यूनसिपालिटी को 18 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए गए, ठीक है, इसके फंक्शंस को, ठीक है। तो फिर दैट्स इट।